नमस्कार, मैं एमके झा, हिस्ट्री लेक्चर झारखंड एक बार फिर से आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एमके झा में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत में हुए हून आक्रमण के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यह आक्रमण अपने आप में इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि इसने गुप्त साम्राज्य के संपूर्ण नींव को हिलाकर रख दिया था। अपने आप में यह बहुत ही ज्यादा खूंखार आक्रमण था और इसने भारत में केंद्रीकरण को कहीं न कहीं कमजोर किया, भारत की केंद्रीय सत्ता को कमजोर किया, भारत के केंद्रीय सत्ता को छिन्न भिन्न करके रख दिया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल के साथ जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि हून आक्रमण किस प्रकार और कब हुआ और भारत में इसके क्या क्या महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े थे। जैसा कि आप सबको पता है कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से यह टॉपिक भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अलग अलग प्रकार के एग्जामिनेशन में इनसे डायरेक्ट सवाल पूछे जाते रहे हैं, चाहे आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो या फिर टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन में बैठने की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी और पीसीएस जैसे बड़े एग्जामिनेशन में के लिए लगातार प्रयासरत हो, तो आपके लिए यह वीडियो है और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। इसमें आपको एक प्रकार से कह सकते हो भारत में हुए हून आक्रमण का जो संपूर्ण कंसेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर होगा। तो चलिए सीधे हम लोग स्क्रीन पर जाते हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एंड फिगर आपको बतलाने और समझाने का प्रयास करते हैं कि आखिर भारत में हुए हून आक्रमण क्यों महत्वपूर्ण है और इसने भारत की केंद्रीय सत्ता को किस प्रकार से कमजोर कर दिया। तो चलिए सीधा हम लोग अब स्क्रीन पर आते हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट एंड फिगर हून आक्रमण से लेकर के आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह भारत में हुए विदेशी आक्रमण की एक अनकही दास्तान है और आप कह सकते हो कि यह अब तक भारत में हुए सबसे भयानक विदेशी आक्रमण माना जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों है, ये हून कौन थे, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम लोग हूनों की बात करें, क्या कह रहा है कि हून आक्रमणकारियों का इतिहास भारत और विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। हून एक खानाबदोश योद्धा जाति थे जो मध्य एशिया से उत्पन्न हुए और चौथी से छठी शताब्दी ईस्वी के दौरान यूरोप और एशिया में अपने राज्य का विस्तार किया। भारत में उनके आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये मध्य एशिया की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खानाबदोश और योद्धा जाति थी और इनका एक ही टारगेट होता था कि जिस क्षेत्र में जाओ उस क्षेत्र को पूरी तरह से तबाह कर दो। हूनों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये हून आखिर कौन थे। तो हून मूल रूप से मध्य एशिया यानी आधुनिक मंगोलिया और चीन क्षेत्र के निवासी थे। वे श्वेत हून, जिसको हम लोग एप्थलाइट्स और काला हून नामक दो प्रमुख समूहों में विभाजित करते थे। भारत में जो आक्रमण किया है वो श्वेत हून है। श्वेत हूनों ने ही भारत में आक्रमण किया है, श्वेत हूनों ने भारत पर आक्रमण किया, जबकि जो काला हून थे वो यूरोप की ओर बढ़े और रोमन साम्राज्य को इन्होंने चुनौती प्रदान की। तो आप देख रहे हैं हूनों की दो महत्वपूर्ण शाखाएं हम लोगों को दिखाई देती है, एक श्वेत हून जिसे एप्थलाइट्स के नाम से जाना जाता है और एक ब्लैक हून्स जिसने यूरोप में रोमन साम्राज्य को उस समय चुनौती दी थी। भारत में हूनों के आक्रमण की अगर बात करें तो यह भारत में दो चरणों में देखने को हम लोगों को मिलता है। प्रथम आक्रमण 455 ईस्वी के आसपास हुआ था और यह गुप्त साम्राज्य के ऊपर आक्रमण था। उन्होंने भारत पर पहला बड़ा आक्रमण गुप्त सम्राट कुमार गुप्त यानी 414 से 455 ईस्वी के अंतिम वर्षों में किया और इसी समय स्कंद गुप्त, जो उस समय कुमार गुप्त का बेटा था और राज्य का उत्तराधिकारी था, उसने हुनों के खिलाफ बहुत ही कठोर संघर्ष किया। वो बाद में इसी युद्ध के बाद वो एक प्रकार से कह सकते हो सत्ता में आसीन भी हुए थे
स्कंदगुप्त 455 से 467 तक गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासक रहे, ने हुनों का डटकर मुकाबला किया और उन्हें पीछे धकेल दिया। भीतरी शिलालेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हून आक्रमण का उल्लेख किस अभिलेख में हम लोगों को देखने को मिलता है, तो भीतरी शिलालेख और भी कई शिलालेख है जिसमें गुप्तों के द्वारा हूनों पर विजय प्राप्त करने का उल्लेख हम लोगों को प्राप्त होता है, और अन्य अभिलेखों में स्कंदगुप्त की हून विजय का उल्लेख मिलता है। और दूसरा आक्रमण का अगर बात करें, भारत में हून आक्रमण का ये दूसरा चरण है। ये 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी में हम लोगों को देखने को मिलता है, जब भारत में गुप्त साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो गया। तो उसके बाद दोबारा हुनों ने भारत में एक दुर्दांत आक्रमण किया, एक खूंखार आक्रमण आप कह सकते हो। ब्रूटली उन्होंने लोगों को मारा और एक बार फिर से भारत में हुनों ने आक्रमण किया। उन्होंने फिर से भारत पर हमला किया, कब? 5वीं-6ठी शताब्दी में। इस समय भारत में हून वंश का जो महत्वपूर्ण शासक था, दो महत्वपूर्ण शासकों का नाम यहाँ उल्लिखित होता है। एक का नाम है तोरमान, है ना, जैसा आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, और दूसरा है उसका पुत्र मिहिरकुल। प्रमुख हून शासक थे जिन्होंने उत्तर भारत में अपना आतंक फैलाया था। बाद में हालांकि मिहिरकुल को यशोधर्मन जो कि मालवा के शासक थे, और नरसिंह गुप्त बालादित्य जो गुप्त वंश के शासक थे, ने एक संघ बना करके इसे पराजित किया था। इसके बारे में भी हम बाद में डिटेल से विस्तार से आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे। अभी आप समझिए कि दो महत्वपूर्ण चरणों में गुप्त काल में और गुप्त काल के पतन के उपरांत हुनों का भारत में आक्रमण हुआ था। प्रमुख हून शासकों की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा, देयर आर टोटल टू इम्पोर्टेंट रूलर इन हून डायनेस्टी, और उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है तुर्मान का। और तुर्मान हून आक्रमणकारियों में सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक था, जिसने 5वीं-6ठी शताब्दी के दौरान उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। वह हून साम्राज्य का संस्थापक भी था। माना जाता है कि उसके पुत्र मिहिरकुल ने भारत में हून शक्ति को चरम पर पहुंचा दिया। तो इस तरह से पिता और पुत्र दोनों ही अपने आप में बहुत ही खूंखार आक्रमणकारी थे, और इन्होंने भारत के उत्तर भारत को, खासकर उत्तर भारत की राजनीति को बहुत ही गहरी रूप से प्रभावित किया था। तुर्मान के उदय की अगर बात करें और उनके राज्य के विस्तार की अगर बात करें, तो तुर्मान हूनों की एप्थलाइट यानी श्वेत हून वंश से संबंधित था। उसने गांधार यानी आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में अपनी शक्ति का विस्तार करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया, और इस तरह से तोरमान ने भारत में हून शक्ति को स्थापित कर दिया। मालवा और गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण। उसने मालवा के परमार शासकों को पराजित किया। एरन अभिलेख, है ना, एरन में एक बेसिकली युद्ध हुआ था जिसे एरन के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, में उसने गुप्त सेनाओं को पराजित किया। कब पराजित किया है? लगभग 510 ईस्वी के आसपास, है ना। एरन शिलालेख जो 510 ईस्वी में तोरमान को महाराजाधिराज के नाम से संबोधित करता है। तो आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि किस अभिलेख में हूनों का उल्लेख आया है, तो सर्वप्रथम आप बताइएगा कि भीतरी अभिलेख में जो स्कंदगुप्त के विजय की गाथा को बतलाता है, वहीं जो एरन अभिलेख है 510 ईस्वी में, उसमें तुर्मान को महाराजाधिराज के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। महान राजाओं का राजा कहा गया है, जो उसकी शक्ति को वास्तव में दर्शाता है। तुर्मान का शासन और प्रशासन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो तुर्मान ने भारतीय शासन प्रणाली को अपना लिया। जब वो भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करने में कामयाब हो गए, तो स्वाभाविक सी बात है उसने भारतीय शासन व्यवस्था को ही अडॉप्ट किया, न कि मध्य एशिया की शासन व्यवस्था को, और स्थानीय राजाओं को अपने अधीन रखा। उसने हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों को संरक्षित किया या संरक्षण दिया। हालांकि उसके पुत्र मिहिरकुल ने
बौद्धों पर अत्याचार किए। मिहिर कुल को बौद्ध विनाशक भी कहा जाता है। मिहिर कुल के लिए एक शब्द आता है बौद्धों का विनाश करने वाला। तोरमान के सिक्कों पर तोरमान देव लिखा हुआ मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिससे पता चलता है कि उसने स्वयं को देव तुल्य माना है। मिहिरकुल जो 515 से 530 ईस्वी तक हून राज्य का शासक बना, वो हूनों का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। हूनों का सबसे क्रूर शासक। मिहिरकुल हून साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध और निर्दयी शासक था, इसमें कोई संदेह नहीं है, है ना। जैसा कि मैंने बताया कि भारत में बौद्ध धर्म के पतन की शुरुआत मिहिरकुल के शासनकाल से ही होती है। उन्होंने बौद्धों को अत्यधिक कष्ट दिया था। वो स्वयं हिंदू धर्म को एडॉप्ट कर लिए थे। भारत में जो ब्राह्मण धर्म था उसी का फॉलोअर था। शिव के बड़े उपासक थे और उन्होंने बौद्धों के ऊपर अत्यधिक अत्याचार किया था, जिसने भारत के इतिहास में खूनी छाप छोड़ी है। वह तोरमान का पुत्र था। उसने अपने पिता द्वारा स्थापित साम्राज्य को और विस्तार दिया। मीरकुल के बारे में बात करें तो उनका सत्तारोहण, जैसा कि मैंने बताया, 515 ईस्वी में तोरमान की मृत्यु के बाद उसने सत्ता संभाली। उसने अपने पिता की तुलना में अधिक आक्रामक और क्रूर नीतियां अपनाई। साम्राज्य के विस्तार की अगर बात करें तो कश्मीर से लेकर मध्य भारत तक अपने प्रभुत्व में स्थापित किया। तो अपने आप में एक विशाल साम्राज्य को वह स्थापित करने में कामयाब हुआ। उसने एक प्रकार से कह सकते हो वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान का हिस्सा शामिल किया। वहां से कश्मीर से लेकर के लगभग मध्य भारत तक वह अपने कंट्रोल में लेने में कामयाब हो गया, अपने राज्य को स्थापित करने में कामयाब हो गया। गांधार, पंजाब और उत्तर भारत के बड़े हिस्सों पर उसने शासन किया है। किसने? मिहिरकुल ने। उसके बारे में क्रूरता के कई किस्से प्रसिद्ध हैं, जिसमें बौद्ध धर्म के प्रति वह घृणा रखता था। बौद्ध विहारों को उसने नष्ट करवाया और भिक्षुओं का संहार किया। चीनी यात्री हुएन सांग भी उसके बारे में विस्तृत रूप से वर्णन करता है और वेन सांग मिहिरकुल को राक्षस की संज्ञा देता है। चीनी यात्री हुएन सांग ने उसे राक्षस बताया है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, इसको भी याद रख लेना। ऐतिहासिक साक्ष्य की अगर हम लोग बात करें तो ग्वालियर प्रशस्ति में मिहिरकुल को, है ना, हून राज की संज्ञा दी गई है। उसे हून राज कहा गया है। राज तरंगिणी में भी उसका उल्लेख मिलता है। कल्हर ने उसके कश्मीर में अत्याचारों का वर्णन किया है। वहीं हुएन सांग का विवरण में उसे नृशंसताओं का विस्तृत ब्यौरा दिया है। अब देख सकते हैं अलग अलग ऐतिहासिक साक्ष्य भी हमारे पास मौजूद हैं, जो तोरमान और उसके पुत्र मिहिरकुल के क्रूरता को कहीं ना कहीं दर्शाता है। अब हम लोग बात करेंगे हूनों के सर्वनाश की या हूनों के पतन के बारे में। तो हूनों को बांधने में, आप कह सकते हो हूनों को हराने में, भारत के जो क्षेत्रीय राजा थे या भारत के उस समय के जो बड़े राजा थे, उन्होंने हूनों के विरुद्ध एक संघ का निर्माण किया था और अंत में जाकर के उसने हूनों को हराने में कामयाबी पाई। मिहिरकुल के अत्याचारों के विरुद्ध भारतीय शासकों ने एक शक्तिशाली संघ बनाया। अलग अलग सोर्सों में इसका उल्लेख हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसका नेतृत्व मालवा के यशोधर्मन, गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त बालादित्य और मौखरी वंश के शासक ईशु वर्मन ने किया था। 528 ईस्वी में मध्य भारत में हुए निर्णायक युद्ध में इस संघ ने मिहिरकुल को पराजित कर दिया, जिसके बाद वह कश्मीर भाग गया। मंदसौर शिलालेख और वेन संघ के विवरणों से इस संघ की सफलता का लोगों को पता चलता है। ये जो संघ भारत के राजाओं ने, भारत के जो तभी के समकालीन शासक थे, मिहिरकुल के ही समकालीन थे, उन्होंने मिहिरकुल के विरुद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण संघ का निर्माण किया और इसके माध्यम से वो मिहिरकुल को हराने में सफल रहे। और इसका उल्लेख हम लोगों को कहां-कहां देखने को मिलता है? मंदसौर शिलालेख में और साथ ही साथ वेन संघ के विवरणों में। दोनों को आपको याद रख लेना है।
हून आक्रमण का अब हम लोग समझते हैं भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। हूनों का आक्रमण लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी में भारत में हुआ ने भारतीय इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। इन खानाबदोश योद्धाओं ने न केवल राजनीतिक उथल-पथल पैदा की, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। गुप्त सबसे पहला इसका योगदान क्या रहा? तो भारत में जो हूनों का आक्रमण हुआ, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो गुप्त साम्राज्य के पतन को लेकर है। गुप्त साम्राज्य का पूरी तरह से पतन हो जाता है। हूनों के आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य की सैन्य और आर्थिक शक्ति को कमजोर कर दिया। स्कंदगुप्त ने हूनों को पहली बार पराजित किया, लेकिन बाद में तोरमान और मिहिरकुल जैसे हून शासकों ने गुप्तों को और कमजोर बना दिया। गुप्त साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गया और इसमें जो राज्य उभर करके सामने आए वो मौखरी वंश थे। मौखरी राज्य था, पुष्यभूति था और मैत्रक वंश। ये 3 महत्वपूर्ण राज्य गुप्तों के पतन के बाद उभर करके और इनके उभरने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो भारत में हुए हून आक्रमण का ही था। उत्तर भारत की राजनीति में अराजकता की स्थिति बनी। उन्होंने कश्मीर, पंजाब, गांधार और मध्य भारत तक अपना आधिपत्य स्थापित किया। छोटे स्थानीय शासकों जैसे यशोधर्मन ने हूनों के खिलाफ संघर्ष किया, जिससे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, है ना। और यहीं से आप देखोगे कि भारत का जो केंद्रीकरण था, केंद्रीकृत जो सत्ता थी, वो धीरे धीरे विकेंद्रीकृत सत्ता की ओर परिवर्तित होती चली गई, है ना। और यहीं से आप एक प्रकार से कह सकते हो भारत में सामंतवादी सत्ता का उद्भव भी हुआ। कई नए राजवंशों का उदय हुआ भारत में हून के आक्रमणों के बाद। हून के पतन के बाद प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार और पाल वंश जैसी नई शक्तियां उभरी। कुछ इतिहासकार मानते हैं राजपूत वंशों में हूनों का ही खून मिला हुआ है। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो आर्थिक रूप भारत की अर्थव्यवस्था को भी हूनों ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया, है ना। व्यापार और कृषि को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने शहरों, व्यापारिक मार्गों और कृषि क्षेत्रों को लूटा, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। खास करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेशम मार्ग था, जिसे कनिष्क के शासनकाल में मजबूती दी गई थी। कनिष्क के शासनकाल में यह भारत को सीधा यूरोप से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में स्थापित हुआ था। लेकिन जब उस क्षेत्र में यानी कि पश्चिमोत्तर भारत में खास करके जब हूनों का शासन स्थापित हुआ, तो हूनों ने क्या किया कि व्यापारियों के साथ उस क्षेत्र में लूटपाट करना शुरू कर दिया, जिससे सिल्क रूट का व्यापार कहीं न कहीं प्रभावित हुआ और यह सीधे भारत के विदेश व्यापार को प्रभावित करने वाला कदम था। सिल्क रूट या रेशम मार्ग पर हमलों के कारण भारत का विदेशी व्यापार प्रभावित हुआ। सोने में कमी आई। गुप्त काल में सोने के सिक्के जैसे दिनार प्रचलित थे, लेकिन हूनों के लूटपाट से सोने का संकट पैदा हो गया। भारत में सोने की कमी अचानक देखने को मिलती है और बाद के शासकों ने तांबे और चांदी के सिक्के तब चलाए। तो कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। अगर देश में सोने की कमी हुई, मतलब सीधा सा तात्पर्य है कि भारत की अर्थव्यवस्था उस समय कमजोर हुई हून के आक्रमण के उपरांत। सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा? तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन आया। हूनों के भारत में बसने से क्षत्रिय और अन्य जातियों के नए समूह शामिल हुए। कुछ इतिहासकार के अनुसार गुज्जर, जाट और राजपूत जातियों में हूनों का समावेश हुआ। तो इस तरह से जो हून थे वो भारत में ही रच बस गए, हालांकि हारने के बाद भी, और उन्होंने भारत में एक अलग प्रकार की जाति व्यवस्था को स्थापित कर दिया। सैन्य और सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा? जैसा कि सैन्य संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा, तो आपको जैसा कि पता है कि हून एक बहुत ही शानदार योद्धा थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो धनुर्विद्या और घुड़सवारी में निपुण थे और बाद में आप देखेंगे कि भारतीय राजाओं ने जो पैदल सेना, अभी तक क्या होता था कि भारत के जो राजा होते थे वो पैदल सेना और हस्ती सेना ज्यादा भरोसा करते थे,
लेकिन जब हून का आक्रमण भारत में हुआ रथ सेना पर, है ना, लेकिन जब बाद में हुनों का भारत में आक्रमण हुआ तो इससे भारत के सैन्य दृष्टिकोण में भी एक बड़ा परिवर्तन आया। भारतीय राजाओं ने भी घुड़सवारी और जो धनुर्विद्या में निपुण होते थे उन्हें सेना में महत्व देना शुरू कर दिया। भारतीय राजाओं ने घुड़सवार सेना को अधिक महत्व देना शुरू किया। धार्मिक प्रभाव की अगर हम लोग बात करें, हुन शासक मिहिर कुल ने बौद्ध विहारों को नष्ट किया जिससे बौद्ध धर्म का पतन आरंभ हो गया। तो मैंने शुरुआत में भी आपको बताया, हालांकि कुछ हुनों ने बाद में हिंदू धर्म को अपना लिया। सैन्य प्रभाव की अगर हम लोग बात करें तो हुनों ने युद्ध रणनीतियों में नए तरीके जैसे घोड़ों से तेज हमला भारत में लेकर के आए, है ना। भारतीय सेनाओं ने हल्के घुड़सवार योद्धाओं को अपनाया या तरजीह देना शुरू कर दिया। तो यही आज का महत्वपूर्ण टॉपिक था। उम्मीद है आज का भी टॉपिक आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा होगा और इसमें हम लोगों ने संपूर्ण रूप से जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट एंड फिगर हैं, खासकर भारत में हुए हून आक्रमण को लेकर जितने भी महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उसको मैंने शामिल किया। इसके अलावा हून की जो भी भारत में महत्वपूर्ण गतिविधियां रही, जो जो महत्वपूर्ण शासक हून शासकों के साथ टकराए, हूनों के जो महत्वपूर्ण शासक रहे तोरमान और मिहिरकुल, इन सब के बारे में मैंने विस्तृत विवरण देने का प्रयास किया। तो उम्मीद है यह टॉपिक आप लोगों के लिए अत्यधिक इंफॉर्मेटिव होगा और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया, वीडियो को देखते हुए अगर यहां तक आप पहुंचे तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।